जय हिंद, वंदे मातरम। मुरावेन ने प्रत्येक छात्र को बताया कि यह प्रयोग स्वाद के प्रति आपकी संवेदन शक्ति जानने के लिए किया जा रहा है, जबकि यह झूठ था। प्रयोग का असल उद्देश्य था छात्रों को उनकी इच्छा शक्ति का प्रयोग करने के लिए मजबूर करना। इसके अंतर्गत आधे छात्रों को कुकीज खाने के लिए कहा गया और बाकी के छात्रों को कुकीज को अनदेखा कर मूली खाने का आदेश मिला। मुरावेन का मत था कि कुकीज को अनदेखा करना मुश्किल है और ऐसा करने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। वहीं दूसरी ओर मूली को अनदेखा कर कुकीज खाना बहुत ही आसान काम था। याद रहे, आपको जो चीज़ खाने को कहा गया है सिर्फ वही खाएं। इतना कहकर मुरावेन कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में केवल छात्र बचे थे। उन्होंने खाना शुरू किया। कुकीज खाने वाले छात्र खुश थे, लेकिन मूली खाने वाले छात्रों को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। वे बड़ी नाराजगी से खुद पर संयम रखकर कुकीज को अनदेखा करने की कोशिश कर रहे थे। कमरे के आगे लगे दो तरफा आईने से मोरावेन ने देखा कि जिन छात्रों को सिर्फ मूली खाने को कहा गया, उनमें से एक ने एक कुकी उठाई, तरसते हुए उसकी सुगंध ली और फिर वापस कटोरे में रख दी। उन्हीं में से एक छात्र ने एक साथ कई कुकीज उठाई और फिर वापस रख दी। इसके बाद वे अपनी उंगलियों पर लगा चॉकलेट जुबान से चाटने लगा। 5 मिनट बाद मुरावेन कमरे में लौटे। मुरावेन के अनुसार कुकीज को अनदेखा कर मूली जैसी कड़वी चीज खाने वाले छात्रों की इच्छा शक्ति अब तक पूरी तरह इस्तेमाल हो चुकी थी। वहीं कुकीज खाने वाले छात्रों को तो अपने आत्म नियंत्रण का जरा सा भी उपयोग नहीं करना पड़ा था। उन्होंने हर छात्र को बताया कि आपके मस्तिष्क से स्वाद संवेदना की स्मृति हटाने के लिए हमें 15 मिनट रुकना होगा। इस दौरान उन्होंने छात्रों को समय गुजारने के लिए एक पहेली हल करने को कहा। ये पहेली बड़ी आसान नजर आ रही थी। छात्रों को एक ज्यामितीय आकृति दी गई और इस आकृति के हर हिस्से पर पेंसिल चलाकर उस पर निशान लगाने को कहा गया। शर्त यह थी कि इस दौरान ना तो वे पेंसिल को कागज से उठा सकते थे और ना ही किसी एक रेखा पर 2 बार पेंसिल घुमा सकते थे। शोधकर्ता ने उन्हें बताया कि अगर आप पहेली पूरी करने के बजाय बीच में छोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए सामने लगी घंटी बजा सकते हैं। शोधकर्ता ने छात्रों से कहा कि उन्हें पहेली पूरी करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सच्चाई ये थी कि इस पहेली को सुलझाना नामुमकिन था। ये पहेली समय गुजारने के लिए नहीं दी गई थी, बल्कि इस प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये पहेली ही थी। इस पहेली को हल करने की कोशिश करते रहने के लिए अत्यधिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, सफलता मिलना नामुमकिन था। मुरावेन के मन में ये सवाल था कि जो छात्र कुकीज को अनदेखा कर पहले ही अपनी इच्छाशक्ति को खर्च कर चुके हैं, क्या वे इस पहेली को बीच में ही छोड़ देंगे? क्या वे अन्य छात्रों से पहले ही पहेली सुलझाने की आशा छोड़ देंगे? दूसरे शब्दों में, क्या इच्छाशक्ति एक सीमित संसाधन है जिसका उपयोग बस एक निश्चित सीमा तक ही किया जा सकता है? एक बार फिर मुरावेन कमरे से बाहर जाकर आईने की दूसरी ओर से छात्रों का निरीक्षण करने लगे। कुकीज खाने वाले छात्र, जिन्होंने अपने आत्म नियंत्रण के संग्रह से जरा भी खर्च नहीं किया था, तुरंत पहेली सुलझाने में व्यस्त हो गए। वे शांत लग रहे थे। उनमें से एक ने उस ज्यामितीय आकृति पर सीधी रेखा खींचना शुरू किया, लेकिन उसे असफलता हाथ लगी। फिर उसने दोबारा कोशिश की। कई बार यही चक्र दोहराता रहा और एक बार असफल रहा। कई बार यही चक्र दोहराता रहा और हर बार असफल रहा। उनमें से एक छात्र तब तक पहेली सुलझाने की कोशिश करते रहे जब तक मुरावेन ने आकर उन्हें रुकने के लिए नहीं कहा। तब तक करीब आधा घंटा बीत चुका था। कुकीज खाने वाले छात्रों का परिणाम यह था कि उन्होंने औसतन 19 मिनट तक पहेली सुलझाने की कोशिश करने के बाद ही घंटी बजाई थी, जबकि अपनी इच्छाशक्ति का पहले ही भरपूर उपयोग कर चुके मूली खाने वाले छात्र इससे बिल्कुल उल्टे ढंग से पेश आए। वे पहेली सुलझाते हुए बुदबुदा रहे थे, निराश हो रहे थे। एक ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया कि ये पूरा प्रयोग समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ तक कि कुछ छात्र तो मेज पर सिर टिकाकर सो भी गए। मुरावेन के कमरे में लौटने तक एक छात्र ने तो इस प्रयोग पर अपनी नाराजगी भी जता दी। कुल मिलाकर मूली खाने वाले छात्रों का परिणाम ये था कि उन्होंने घंटी बजाने से पहले औसतन केवल 8 मिनट तक पहेली सुलझाने का प्रयास किया था। ये परिणाम कुकीज खाने वालों के मुकाबले 60% कम था। इसके बाद जब शोधकर्ता ने सभी से पूछा कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं, तो मूली खाने वाले एक छात्र ने खींचकर जवाब दिया, मैं आपके इस मूर्खतापूर्ण प्रयोग से तंग आ चुका हूँ। मुरावेन ने बताया कि कुकीज को अनदेखा करने के लिए कहकर हमने उस समूह के छात्रों को उनकी विल पावर का उपयोग करने के लिए मजबूर किया, जिसके चलते अगले कार्य में यानी पहेली सुलझाने में वे जल्द ही हार मान रहे थे। इस प्रयोग के बाद इस विषय पर
200 से भी अधिक शोध हो चुके हैं और उन सभी को कुछ इसी प्रकार के परिणाम मिले हैं। विल पावर केवल एक गुण नहीं है, ये एक मांसपेशी जैसी है, ठीक वैसे ही जैसी आपके हाथ और पैरों में होती है। इसलिए आप इससे जितनी ज़्यादा मेहनत कराएंगे, ये उतना ही थकेगी और फिर अन्य कामों के लिए इसमें पावर नहीं बचेगी। शोधकर्ताओं ने इस मत के आधार पर अनेक घटनाओं का स्पष्टीकरण देने की कोशिश की है। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि इससे पता चलता है कि क्यों कुछ लोग विवाह संबंधों में पड़ जाते हैं। ऐसे संबंध अक्सर रात के समय शुरू होते हैं क्योंकि तब तक इंसान दिन भर काम करके अपनी विल पावर का पूरा इस्तेमाल कर चुका होता है। इससे ये भी पता चलता है कि क्यों कुछ अच्छे डॉक्टर भी मूर्खतापूर्ण गलतियां कर बैठते हैं। ऐसी गलतियां होने की संभावना अक्सर तब होती है जब वह डॉक्टर लंबे समय तक चला कोई मुश्किल काम करके लौटा हो। मुरावेन के अनुसार अगर आप शाम को काम से लौटने के बाद जॉगिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप दिन भर अपनी इच्छा शक्ति की ताकत बचाकर रखें। अगर आप अपनी पावर को दिन भर ईमेल लिखने या मुश्किल और उबाऊ फॉर्मों को भरने में खर्च कर देंगे, तो शाम को घर लौटने तक आपकी सारी ताकत समाप्त हो चुकी होगी। लेकिन यह उदाहरण कितना उपयुक्त है? क्या विल पावर की मांसपेशी व्यायाम कर वैसे ही मजबूत बनाई जा सकती है जैसे डंबल्स उठाने से बाजुओं की मांसपेशियां मजबूत बन जाती है? 2006 में ऑस्ट्रेलिया के मेगन ओटेन और केन चेंग नामक दो शोधकर्ताओं ने विल पावर को समझने के लिए व्यायाम पर आधारित एक विशेष प्रयोग करके इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने 18 से 50 साल के बीच की उम्र वाले 2 दर्जन लोगों को शारीरिक व्यायाम के एक कोर्स के लिए चुना। इस कोर्स में लगभग 2 महीनों से भी ज़्यादा समय तक इन लोगों से प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिफ्टिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और एरोबिक रूटीन्स कराए गए। सप्ताह दर सप्ताह लोगों ने खुद को बार-बार व्यायाम करने के लिए मजबूर किया। हर बार जब वे व्यायाम करने पहुंचते तो अपनी विल पावर का अधिक से अधिक उपयोग करते। 2 महीनों बाद शोधकर्ताओं ने लोगों से ये जानने के लिए परखा कि व्यायाम करने के लिए उन्होंने जो विल पावर बढ़ाई, क्या जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी वह विल पावर बढ़ी है? यह प्रयोग शुरू होने से पहले इसके ज़्यादातर सहभागी खुद अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि उन्हें एक जगह पर आराम से बैठे रहने में बड़ा सुख मिलता है। जबकि लगातार 2 माह तक व्यायाम करने से अब उनके शारीरिक गठन में सकारात्मक बदलाव आ गए थे। पर बदलाव का ये सिलसिला शरीर तक सीमित नहीं था। उनके जीवन के अन्य पहलुओं में भी स्वास्थ्यवर्धक बदलाव आए थे। उन्होंने जिम में जितना ज़्यादा समय बिताया, उतना ही उन लोगों ने धूम्रपान, शराब, जंक फूड आदि का सेवन कम कर दिया। अब वे घर के कामों में ज़्यादा समय दे रहे थे और टीवी देखने में कम समय खर्च कर रहे थे। इसके अलावा उनके डिप्रेशन का स्तर भी कम हो गया था। लेकिन ओर्टेन और चेंग को ये भी लगा कि हो सकता है कि इन परिणामों का इच्छाशक्ति से कोई संबंध ना हो। संभावना तो ये भी थी कि नियमित व्यायाम से इंसान का ज़्यादा खुश महसूस करना और जंक फूड तथा नशीली चीज़ों से दूर रहना सामान्य बात हो। इसलिए उन्होंने एक और प्रयोग किया। इस बार उन्होंने 29 लोगों को 4 महीने का एक कोर्स करने के लिए चुना। इस कोर्स में हिस्सा लेने वालों को जीवन में पैसे का नियोजन करना सिखाया जाना था। शोधकर्ताओं ने इन 29 लोगों को अगले 4 महीने तक थिएटर में फिल्म देखने या रेस्तरां में खाना खाने जैसी विलासिताओं से दूर रहने को कहा। साथ ही हर किसी को अपने छोटे से छोटे खर्च का हिसाब भी रखने के लिए कहा गया। शुरू-शुरू में इस कोर्स में हिस्सा लेने वालों के लिए ये बहुत परेशानी भरा था, लेकिन धीरे-धीरे सभी ने अपने अंदर वे सेल्फ डिसिप्लिन विकसित कर लिया, जिससे वे नियमित रूप में अपने सारे खर्चों का हिसाब लिखने लगे। कोर्स के दौरान 29 लोगों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक था कि उन्होंने धूम्रपान और शराब व कैफ़ीन का सेवन भी पहले के मुकाबले कम कर दिया था। इनमें से कॉफ़ी और शराब के आदी लोग अब औसतन 2 कप कॉफ़ी और 2 बियर कम पीते थे। वहीं धूम्रपान के आदी लोग औसतन दिन भर में 15 सिगरेट कम पीने लगे। उन्होंने जंक फूड खाना भी काफ़ी हद तक कम कर दिया था। नौकरी, व्यवसाय और स्कूल कॉलेज में उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ गई थी। ये शोध भी काफ़ी हद तक शारीरिक व्यायाम वाले शोध जैसा ही था। लोगों ने अपने जीवन के एक पहलू जैसे व्यायाम या पैसे का नियोजन करके अपनी इच्छाशक्ति मजबूत की, जिसका असर उनके जीवन में सभी पहलुओं पर नजर आया। इसके बाद ओटेन और चेंग ने एक और प्रयोग किया। उन्होंने 45 छात्रों को एक अकादमिक सुधार कोर्स में भर्ती किया। इस कोर्स का लक्ष्य छात्रों में पढ़ाई संबंधी नई आदतें निर्मित करना था। जाहिर है, इस कोर्स से छात्रों के सीखने और आत्मसात करने के गुणों में सुधार आया। साथ ही धूम्रपान और शराब के सेवन जैसे आदतों में भी उल्लेखनीय कमी आई। वे टीवी भी कम देखने लगे। इसके अलावा उनके अंदर व्यायाम करने और पौष्टिक भोजन करने जैसी आदतें भी विकसित हुई।
हालांकि इस कोर्स में पढ़ाई संबंधी आदतों के अलावा बाकी सारे विषयों पर कुछ भी नहीं कहा गया था। एक बार फिर विल पावर की मांसपेशी मजबूत होने से जीवन के अन्य क्षेत्रों से संबंधित अच्छी हैबिट भी विकसित हुई। डार्टमाउथ के शोधकर्ता टोड हेथरटन ने भी विल पावर के विषय पर काफी शोध किया है। वे कहते हैं, जब आप खुद को जिम जाकर व्यायाम करने के लिए या समय पर काम पूरा करने के लिए या फिर बर्गर की जगह सलाद खाने के लिए प्रोत्साहित करना सीख लेते हैं, तो इससे जाहिर होता है कि आप अपना सोच विचार का तरीका बदलने की ओर अग्रसर है। इस तरह के प्रयासों से लोग अपनी इच्छाओं को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने लगते हैं। वे सीखने लगते हैं कि प्रलोभन से कैसे बचना है। जब आप अपनी विल पावर का उपयोग करना सीख लेते हैं, तो आपका दिमाग लक्ष्य पर फोकस करना सीख जाता है। आजकल तो लगभग हर महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय में अनेकों शोधकर्ता विल पावर का अध्ययन कर रहे हैं। फिलाडेल्फिया, सिएटल, न्यूयॉर्क वगैरह के पब्लिक और चार्टर स्कूलों के पाठ्यक्रमों में विल पावर को मजबूत करने के सबक जोड़े गए हैं। केआईपीपी या नॉलेज इज पावर प्रोग्राम अमेरिका के अनेकों चार्टर स्कूलों का एक समूह है, जो देश भर में कम आय वाले परिवारों के बच्चों को शिक्षा देता है। इस समूह के स्कूलों का मुख्य दर्शन ही यह है कि बच्चों को सेल्फ कंट्रोल की शिक्षा दी जाए। केआईपीपी के सदस्य फिलाडेल्फिया के एक स्कूल ने तो अपने छात्रों को ऐसी शर्ट्स भी बाँटी जिन पर ये संदेश लिखा हुआ था कि मार्शमेलो मत खाओ। मार्शमेलो शक्कर और जिलेटिन के मिश्रण से बनी एक अमेरिकी मिठाई होती है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसी तमाम कोशिशों के कारण इस प्रोग्राम में शामिल अनेकों स्कूलों में छात्रों के परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। यही कारण है कि बच्चों के लिए खेलकूद गतिविधियों में शामिल होना या पियानो जैसा कोई वाद्य यंत्र सिखाना महत्वपूर्ण होता है। हालांकि इसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि बच्चा बड़ा होकर संगीतकार या खेल में चैंपियन बन जाए, पर इससे बच्चे के अंदर कई पॉजिटिव हैबिट जरूर निर्मित होती है, जिससे जब आप खुद को 1 घंटा व्यायाम करने या 15 मिनट तक दौड़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आने लगता है। इस तरह जब 5 साल की उम्र का छोटा सा बच्चा 10 मिनट तक फुटबॉल के पीछे भागना सीखता है, तो फिर यही बच्चा छठी कक्षा में जाकर समय पर अपना होमवर्क भी करता है, हेथर्टन ने बताया। जब विल पावर विज्ञान पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले लेखों का प्रसिद्ध विषय बन गई, इसके साथ ही अमेरिका के कॉर्पोरेट जगत में भी विल पावर का विषय प्रचलित होने लगा। स्टारबक्स से लेकर द गैप, वॉलमार्ट और रेस्तरां जैसे अनेक व्यवसायों को नौसिखिए कर्मचारियों पर निर्भर होते हैं। इन सबको एक ही समस्या का सामना करना पड़ता है। ये समस्या है कि उनके कर्मचारी चाहे जितनी अच्छी तरह काम करना चाहे, पर अधिकतर कर्मचारियों में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी होती है। इसलिए अच्छे इरादों के बावजूद वे असफल हो जाते हैं। वे अक्सर देर से आते हैं, ग्राहकों के सामने अपना आपा खो देते हैं, कार्यस्थल से जुड़े अन्य प्रलोभनों जैसे गपशप और अफवाह वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं और कई बार तो बिना किसी कारण के ही नौकरी तक छोड़ देते हैं। स्टारबक्स में 1 दशक तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाली क्रिस्टिन ड्यूटी ने बताया, बहुत सारे कर्मचारियों के लिए स्टारबक्स पहला व्यावसायिक अनुभव होता है। नौकरी शुरू करने से पहले लोगों को उनके माता-पिता और शिक्षक वगैरह ही सब कुछ समझाते हैं। फिर अचानक ग्राहक चिल्लाने लगता है और बॉस अपनी व्यस्तता में सही सलाह नहीं दे पाता। ऐसे में इन लोगों के लिए कठिन परिस्थितियां जैसे सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो जाता है और वे स्वयं को हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। बहुत से लोग इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए हम अपने कर्मचारियों को वह सेल्फ डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश करते हैं जो उन्हें स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। लेकिन जब स्टारबक्स जैसी कंपनियों ने कार्यस्थल पर मूली और कुकीज जैसे प्रयोगों के निष्कर्ष लागू किए, तो कुछ नई समस्याएं उनके सामने आने लगी। उन्होंने वजन घटाने का कोर्स शुरू करके कर्मचारियों को जिम की मुफ्त सदस्यता दी। इसके पीछे कंपनी का उद्देश्य था कि कर्मचारियों में नियमित व्यायाम करने की आदत विकसित होगी और इसका सकारात्मक असर ग्राहकों को कॉफी परोसने के तरीके पर भी पड़ेगा। लेकिन इस कोर्स में बहुत कम कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कर्मचारियों के लिए पूरा दिन काम करने के बाद कोर्स के लिए जाना या जिम जाकर व्यायाम करना मुश्किल था। वे शिकायत करने लगे। इस बारे में मुराविन कहते हैं, अगर किसी इंसान को सेल्फ डिसिप्लिन के चलते नौकरी में दिक्कतें आ रही है, तो ये तय है कि सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाने वाले कोर्स में उपस्थित रहने के मामले में भी उसे मुश्किल ही होगी। लेकिन स्टारबक्स ने इस समस्या को सुलझाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। 2007 में कंपनी की व्यवसाय विस्तार प्रक्रिया चरम सीमा पर थी। उस समय स्टारबक्स हर दिन लगभग 7 नए स्टोर्स शुरू कर रही थी और हर सप्ताह लगभग 1500 लोगों को नौकरी
दे रही थी। ऐसे में नौसी के कर्मचारियों को कुछ बातें सिखाना अत्यंत आवश्यक था, जैसे समय पर आना, ग्राहक पर गुस्सा न होना, चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट रखना और अगर संभव हो तो ग्राहकों का ऑर्डर और उनका नाम ज़बानी याद रखना आदि। लोग जब स्टारबक्स में आकर महंगी कॉफ़ी खरीदते हैं, तो बदले में कर्मचारियों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा भी करते हैं। स्टारबक्स के पूर्व अध्यक्ष हावर्ड बेहर कहते हैं, हमारे व्यवसाय में ग्राहकों को परोसी जाने वाली कॉफ़ी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व तो उन ग्राहकों का है जिन्हें हम कॉफ़ी परोसते हैं। हमारा पूरा व्यवसाय अच्छी ग्राहक सेवा पर निर्भर करता है। इसके बिना हमारा इस व्यवसाय में बने रहना नामुमकिन है। आखिरकार तमाम कोशिशों के बाद स्टारबक्स को अपनी समस्या का हल मिल ही गया। कंपनी को समझ में आ गया कि उसे अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन को एक संगठनात्मक हैबिट बनाना होगा। सन 1992 में ब्रिटेन के एक मनोविज्ञानी स्कॉटलैंड के सबसे व्यस्त ऑर्थोपेडिक अस्पताल गई। वहाँ उन्होंने अपने प्रयोग के लिए 5 दर्जन मरीजों को चुना। उनके प्रयोग का उद्देश्य था इस बात का पता लगाना कि बदलाव का प्रतिरोध करने वाले लोगों की इच्छाशक्ति कैसे बढ़ाई जाए। प्रयोग के लिए चुने गए अधिकतर मरीज करीब 68 साल के थे। इनमें से अधिकतर की सालाना आमदनी केवल $10,000 थी। उन्होंने हाई स्कूल से आगे की पढ़ाई नहीं की थी। कुछ ही दिनों पहले उन सभी की कूल्हे या घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी। उनमें से कई लोगों की शिक्षा और आमदनी कम होने के चलते उन्होंने इस सर्जरी के लिए वर्षों तक इंतजार किया था। उनमें से ज़्यादातर मरीज सेवानिवृत्त बूढ़े मैकेनिक और स्टोर क्लर्क आदि थे। वे अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर थे और उनमें से ज़्यादातर लोगों को कोई नई किताब उठाकर पढ़ने तक की इच्छा नहीं होती थी। कूल्हे या घुटने की सर्जरी बहुत तकलीफदेह होती है। इस सर्जरी में संयुक्त मांसपेशियों को अलग कर हड्डियां काटनी पड़ती है। सर्जरी के बाद काफ़ी दिनों तक बिस्तर में थोड़ा-सा भी हिलने या पैर सीधे करने जैसी छोटी-छोटी चीज़ों में भी अत्यधिक दर्द होता है। लेकिन साथ ही ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि मरीज़ सर्जरी के बाद होश में आते ही व्यायाम शुरू कर दें। इससे पहले कि उनकी मांसपेशियों और त्वचा के घाव भरें, मरीजों को अपने पैर और कूल्हे को हिलाने जैसी क्रियाएँ शुरू करनी होती है, वरना घाव के निशान बढ़ते-बढ़ते इन अंगों का लचीलापन खत्म हो जाता है। इसके साथ ही अगर मरीज तुरंत व्यायाम शुरू न करे तो ब्लड क्लॉट होने का खतरा रहता है। सर्जरी के बाद मरीजों को इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वे अक्सर स्वास्थ्य लाभ सत्रों में नहीं जाते। इन्हीं सब कारणों से कई बार मरीज, जिनमें अक्सर बुजुर्ग लोग शामिल होते हैं, वे डॉक्टर के निर्देशों को अनसुना कर देते हैं। स्टॉकलैंड के उस शोध में हिस्सा लेने वालों में से ज़्यादातर ऐसे थे जो स्वास्थ्य लाभ के केंद्रों में नहीं गए। प्रयोग करने वाली महिला वैज्ञानिक जानना चाहती थी कि क्या इन लोगों की विल पावर जगाने में कुछ मदद की जा सकती है। उन्होंने सभी मरीजों को उनकी सर्जरी के बाद एक निर्देश पुस्तिका दी, जिसमें उनके स्वास्थ्य लाभ सत्रों की पूरी जानकारी थी। लेकिन इसके साथ ही पुस्तिका के अंत में हर सप्ताह के लिए 13 पन्ने अलग से जोड़े गए थे। हर पन्ना कुछ सूचनाएं जोड़कर पूरी तरह खाली था। सूचना कुछ इस प्रकार थी, मेरे इस सप्ताह के लक्ष्य, आप क्या-क्या करने वाले हैं, वे सब यहाँ लिखें। उदाहरण के लिए अगर आप इस सप्ताह टहलने के लिए जाने वाले हैं, तो आप कहाँ जाएँगे और कब जाएँगे, वह सब इसमें लिखें। शोधकर्ता ने हर मरीज के सभी पन्नों पर अपनी योजना स्पष्ट शब्दों में लिखने की सलाह दी। फिर जब उन मरीजों ने शोधकर्ता को वे पुस्तिकाएँ वापस दी, तो उसने उन पुस्तिकाओं की 2 श्रेणियाँ बनाई। पहली श्रेणी में वे पुस्तिकाएँ रखी गई जिनका मरीजों ने पूरा उपयोग किया और आखिर के पन्नों में अपने लक्ष्य और योजनाएँ लिखी। दूसरी श्रेणी में उन मरीजों की पुस्तिकाएँ रखी गई जिन्होंने आखिरी पन्नों में कुछ भी नहीं लिखा। इसके बाद शोधकर्ता ने दोनों श्रेणी की पुस्तिकाओं की आपस में तुलना की। ये बात सुनने में बिल्कुल बेतुकी लगती है कि सर्जरी के बाद मरीज कितनी जल्दी ठीक होगा। इस मामले में कुछ कोरे पन्ने प्रभावकारी साबित होंगे, लेकिन जब शोधकर्ता 3 महीने बाद उन मरीजों से मिली, तो उन्होंने दोनों श्रेणियों के मरीजों में उल्लेखनीय अंतर देखा। जिन मरीजों ने अपनी योजनाएँ पुस्तिका में लिखी थी, वे दूसरे मरीजों के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा तेज़ी से चलने लगे थे। वे बिना सहायता के ही अपनी कुर्सी से भी उठ सकते थे। वे अन्य मरीजों के मुकाबले अपने जूते भी ज़्यादा तेज़ी से पहन सकते थे। यहाँ तक कि वे अपने कपड़े खुद धो लेते थे और अपने लिए खाना तक पका लेते थे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।